दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो दोस्तों चैप्टर की शुरुआत होती है 11 साल के बच्चे से जिसका नाम था हेलमुट। एक बार क्या होता है कि हेलमुट अपने कमरे में लेटा हुआ था, तभी उसने नोटिस किया कि उसकी मम्मी और उसके पापा आपस में बात कर रहे हैं। हेलमुट के पापा हेलमुट की मम्मी से बोलते हैं कि अब टाइम आ चुका है सुसाइड करने का, क्योंकि अब हमारे साथ भी वही होने वाला है जैसा कि हमने जूस के साथ किया था। तो क्या मुझे अकेले को सुसाइड करनी चाहिए या फिर हम सबको एक साथ मिलकर सुसाइड करनी चाहिए? ये सब बातें हेलमुट सुन रहा था। अगले दिन क्या होता है कि हेलमुट का परिवार घूमने जाता है और वे अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। उस दिन को वो अच्छे से एंजॉय करते हैं, खूब मस्ती करते हैं। बट अगले दिन ही खबर आती है कि हेलमुट के फादर ने अपने ही ऑफिस में अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। इस बात को लेकर हेलमुट काफी ज्यादा डर चुका था। वो इतना डर चुका था कि उसने अगले 9 सालों तक अपने घर पे कुछ नहीं खाया था, क्योंकि उसको डर था कि कहीं उसकी मम्मी उसको जहर देकर मार ना दे। अब दोस्तों आपके दिमाग में अभी कई सारे सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर हेलमुट के पापा को ऐसा क्या डर था जिसकी वजह से उनको सुसाइड करनी पड़ी। आखिर ऐसी क्या सिचुएशन रही होगी उनके सामने। अगर हमें ये सब जानना है तो उसके लिए हमें जाना होगा फ्लैशबैक में। तो चलिए चलते हैं 1914 में। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। इस वॉर में कई सारे देशों ने भाग लिया। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट दो पावर्स के बीच में लड़ा गया। पहली थी अलाइड पावर्स और दूसरी थी सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स के अंदर आते थे इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया, और सेंट्रल पावर्स के अंदर आते थे जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और ऑटोमन टर्की। उस समय में जर्मनी के पास बहुत पावर थी। जर्मनी और अदर सेंट्रल पावर्स वर्ल्ड वॉर जीत भी जाती, लेकिन 1918 में अलाइड पावर्स को सपोर्ट मिल जाता है यूएसए का, जिसकी वजह से सेंट्रल पावर्स हार जाती है। मतलब जर्मनी की हार का सबसे बड़ा कारण था यूएसए। जब जर्मनी वॉर हार जाती है तो वहां का जो एम्परर होता है वो एब्डिकेट कर देता है, मतलब अपने पद को छोड़ देता है। अब राजा ने अपना पद छोड़ दिया तो गवर्नमेंट तो बननी थी, क्योंकि बिना गवर्नमेंट के थोड़ी ना देश चलेगा। तो जर्मनी में एक जगह थी जिसका नाम था वाइमर। वहां पर एक नेशनल असेंबली बनती है जिसको वाइमर रिपब्लिक फॉर्मेशन बोलते हैं, और इसी के द्वारा जर्मनी के लिए फेडरल स्ट्रक्चर और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। अब जैसे ही जर्मनी के अंदर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जर्मनी में डेमोक्रेसी आ गई, जिसकी वजह से लोग जर्मन पार्लियामेंट के अंदर मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए वोट करने लगे, और ये वोटिंग सारे अडल्ट कर सकते थे इंक्लूडिंग वुमेन्स। अब आप सोच रहे होंगे कि डेमोक्रेसी आई थी तो ये तो अच्छी बात थी ना, बट जर्मनी के लोगों को ये पसंद नहीं आई। क्यों पसंद नहीं आई? क्योंकि जो वीमर रिपब्लिक बना था, मतलब जो असेंबली बनी थी, उसने एक पीस ट्रीटी साइन की थी जिसको हम ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस बोलते हैं। मतलब एक समझौता हुआ था जर्मनी और अलाइड पावर्स के बीच में, जिसमें जर्मनी के ऊपर बहुत सी चीजें थोपी गई थी, इम्पोज की गई थी। जर्मनी से कई सारी चीजों को छीना भी गया था, जैसे कि उनसे उनकी टेरिटरीज छीन ली गई थी, आयरन छीन लिया गया था, कोल छीन लिया गया था, यहाँ तक कि उनकी आर्मी भी छीन ली गई थी, क्योंकि अलाइड्स पावर नहीं चाहती थी कि जर्मनी आगे कभी वॉर लड़ पाए। इन सब के अलावा जर्मनी को 6 बिलियन यूरो का कंपेंसेशन देने के लिए फोर्स किया गया था। जर्मनी में एक जगह थी राइनलैंड जो कि फेमस थी अपनी रिसोर्सेज के लिए, उसको भी छीन लिया गया था। तो वहां के जो लोग थे वो अलाइड पावर्स का तो कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए वो सारे दोस्त किसको दे रहे थे? गवर्नमेंट को दे रहे थे, कि गवर्नमेंट क्यों हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है। इसलिए लोगों को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पर शक भी हो रहा था, और यही वो कारण था जिसकी वजह से लोगों को वीमर रिपब्लिक पसंद नहीं आया, और ना ही लोगों ने इस वीमर रिपब्लिक को अच्छे से अडॉप्ट किया। बट कुछ लोग थे जो कि वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे। उन्हें जर्मनी के लोग नवंबर क्रिमिनल बोलते थे, क्योंकि उन्होंने ही ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस पर साइन किया था। और ये कब किया था? 1918 के नवंबर मंथ में, इसलिए इनको नवंबर क्रिमिनल बोलते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण लोगों के ऊपर और पूरे यूरोप के ऊपर मेंटली और फिजिकली बहुत ही बुरा असर पड़ा था। यूरोप के जो देश वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले कर्ज देते थे, आज उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो खुद कर्ज में डूबे हुए थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यूरोप में बहुत सारी समस्याओं को लेकर आया था, खास करके जर्मनी के अंदर। 1923 में जर्मनी के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था, मतलब जर्मनी में काफी ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोगों को एक ब्रेड खरीदने के लिए नोटों के बंडल देने पड़ते थे। अब ऐसा क्यों हुआ था? तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जर्मनी ने वॉर के लिए कर्ज लिया था, और ये कर्ज इतना ज्यादा था कि जर्मनी उसे वापस नहीं कर पा रही, जिस कारण से जर्मनी का गोल्ड स्टॉक भी खत्म हो गया। इसी बीच फ्रांस क्या करता है कि जर्मनी में एक जगह हुआ करती थी रूर, उसको ऑक्यूपाइड कर लेता है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज की सप्लाई में भारी गिरावट आ जाती है। वैसे ही जर्मनी कंगाल था, रूर के छिन जाने के बाद वो और भी ज्यादा कंगाल हो जाता है। तो इससे बचने के लिए वहां की जो गवर्नमेंट थी वो अंधाधुंध करेंसी छापना शुरू कर देती है, जिससे
करेंसी की वैल्यू गिर जाती है और चीजों के दाम आसमान छूने लगते हैं। करेंसी की ओवर प्रिंटिंग की वजह से जर्मनी के लोगों को छोटी से छोटी चीज खरीदने के लिए नोटों से भरे हुए बोरे देने पड़ते थे और इसी सिचुएशन को हाइपर इन्फ्लेशन बोला गया है। और पता है ऐसी कठिन परिस्थिति में जर्मनी की मदद कौन करता है? अमेरिका करता है। मतलब जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जर्मनी का सबसे बड़ा दुश्मन था वो आज जर्मनी की मदद कर रहा था। यूएसए ने जर्मनी की मदद करने के लिए डाविस प्लान बनाया जिसके तहत यूएसए जर्मनी को छोटे छोटे लोन देता था जिससे जर्मनी की स्थिति सुधर सके और ऐसा हो भी रहा था। यूएसए की मदद से जर्मनी की स्थिति सुधर भी रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 1929 में क्या होता है, यूएसए के अंदर आ जाता है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और ये क्यों आता है? क्योंकि यूएसए का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो जाता है। अब जो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा था जर्मनी को वो भी बंद हो जाता है क्योंकि यूएसए की खुद की हालत बदतर हो जाती है। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के चलते यूएसए की नेशनल इनकम आधी हो जाती है, फैक्ट्रीज बंद हो जाती है, एक्सपोर्ट रुक जाता है, लोगों के पास पैसे नहीं बचते हैं। मतलब यूएसए की भी बुरी हालत हो जाती है। यूएसए की तो होती है लेकिन इसका असर और देशों पर भी पड़ता है। अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% तक गिर जाता है। 6 मिलियन लोग बेरोजगार हो जाते हैं जिसकी वजह से क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ जाती है। लोग चोरी चकारी और लूटपाट पर उतर आते हैं। कई सारे लोगों के बिजनेस ठप हो जाते हैं। किसानों के फसलों के दाम गिर जाते हैं। महिलाएं अपने बच्चों के पेट नहीं पाल पा रही होती है। अब लोगों को एक ही डर सता रहा था कि कहीं भी सड़क पर न आ जाए और जो गवर्नमेंट थी वो भी इन सिचुएशन का कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रही थी। अब यार आप खुद ही सोचो कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जनता गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट करेगी नहीं ना। तो जो थोड़ा बहुत भरोसा था लोगों का गवर्नमेंट के प्रति, मतलब वीमर रिपब्लिक के प्रति, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। पूरा विश्वास ही उठ जाता है लोगों का वीमर रिपब्लिक से और यहीं से राइज होता है हिटलर का। तो चलिए हम हिटलर के बारे में डीप से पढ़ते हैं। तो हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। उसने अपना बचपन बहुत ही गरीबी स्थिति में गुजारा था। हिटलर ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जर्मन आर्मी को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद उसने आर्मी में बहुत अच्छा काम किया। इनफैक्ट उसने कई सारे मेडल्स भी जीते। बट हिटलर को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हार जाती है। इसके अलावा जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस आती है उससे तो हिटलर और भी ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है। हिटलर जर्मनी के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, इसलिए वो 1919 में एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। धीरे धीरे हिटलर पार्टी का हेड बन जाता है और फिर वो उस पार्टी का नाम बदल देता है और कर देता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। और यही पार्टी बाद में जाकर नाजी पार्टी कहलाती है। हिटलर और उसकी पार्टी का काम करने का अलग ही स्टाइल था। उनके सल्यूट करने का तरीका भी अलग था, उनका सिंबल अलग था। कुछ इस तरीके का सिंबल था नाजी पार्टी का। अब हम बात करते हैं कि नाजी पार्टी जर्मनी की पॉलिटिक्स में कैसे आई थी। राइज ऑफ नाजी पार्टी इन जर्मन पॉलिटिक्स। तो होता क्या है कि 1928 के अंदर जर्मन पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन होते हैं जिसमें नाजी पार्टी बहुत ही बुरी तरीके से हारती है। उसको मात्र 2.6% वोट मिलते हैं जर्मन पार्लियामेंट के अंदर। ऐसा होना नॉर्मल सी बात थी क्योंकि उस समय पर ना ही लोग हिटलर को जानते थे और ना ही नाजी पार्टी को। बट 1929 में सिचुएशन कुछ अलग हो जाती है। 1929 में क्या होता है कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है और मैंने आपको बताया भी था कि क्या था ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो इसके चलते बहुत सारे लोग परेशान थे और इसी बात का फायदा उठाता है हिटलर। हिटलर क्या करता है कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और लोगों से कहता है कि अगर तुम मुझे सपोर्ट करते हो और वोट करते हो इलेक्शन में तो मैं आपकी सारी समस्याओं को खत्म कर दूंगा। इस प्रकार के कई सारे वादे करता है हिटलर। और वैसे भी आपको एक बात पता होगी कि हिटलर बहुत ही पावरफुल स्पीकर था। वो इतना गजब का स्पीकर था कि वो अपनी बातों से लोगों को बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस कर देता था और इस चीज का उसे फायदा भी मिला। फाइनली 1932 में नाजी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है। उसे जर्मन पार्लियामेंट के अंदर 37% वोट मिलते हैं जिससे नाजी पार्टी मेजोरिटी में आ जाती है। तो हिटलर ने ऐसे कौन कौन से वादे किए थे जिनकी वजह से नाजी पार्टी इलेक्शन जीत पाई, चलिए देखते हैं। तो हिटलर ने लोगों से कहा था कि अगर मैं इलेक्शन जीतता हूँ तो मैं जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा। सेकंड, हिटलर ने कहा था कि मैं ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के प्रोविजंस को हटवा दूंगा। थर्ड, मैं हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी वापस दिलाऊंगा। फोर्थ, मैं जर्मनी के अंदर एम्प्लॉयमेंट लाऊंगा। फिफ्थ, मैं फॉरेन इंटरफेरेंस को रुकवा दूंगा। मतलब इतने सारे वादे कर दिए थे हिटलर ने और इन्हीं प्रोमिसेस की वजह से नाजी पार्टी इलेक्शन जीत पाई थी। इलेक्शन जीतने के बाद हिटलर ने कई सारी रैलीज की, पब्लिक मीटिंग्स की ताकि वो अपना सपोर्ट गैदर कर सके। धीरे धीरे हिटलर का सपोर्ट बढ़ता गया और हिटलर पावर में आ गया।
13 जनवरी 1933 को जर्मनी के प्रेसिडेंट हिंडेंसबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर घोषित कर दिया, जिससे हिटलर के हाथों में और भी ज्यादा पावर आ गई। अब हिटलर क्या सोचता है कि क्यों ना डेमोक्रेसी को हटाकर डिक्टेटरशिप सेटअप की जाए। तभी फरवरी 1933 में क्या होता है, जर्मन पार्लियामेंट के अंदर आग लग जाती है और इसी बात का फायदा उठाता है हिटलर। इसकी वजह से 28 फरवरी को फायर डिक्री आती है। मतलब हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आता है, जिस डिक्री के तहत लोगों के सारे सिविक राइट्स को छीन लिया जाता है, जैसे कि फ्रीडम टू स्पीच, प्रेस और असेंबली, इन सबको सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि 3 मार्च 1933 को इनेबलिंग एक्ट पास होता है और जैसे ही ये इनेबलिंग एक्ट पास हुआ तो जर्मनी के अंदर से डेमोक्रेसी हट जाती है और डिक्टेटरशिप सेटअप हो जाती है और यहीं से हिटलर बन जाता है डिक्टेटर। अब हिटलर के पास पूरी पावर थी, वो जो चाहे वो कर सकता था जर्मनी के अंदर। डिक्टेटर बनने के बाद हिटलर सारी पार्टीज को बैन कर देता है, केवल एक ही पार्टी बचती है जो कि थी नाजी पार्टी। मतलब जर्मनी एक सिंगल पार्टी कंट्री बन चुका था। अब दोस्तों जैसा कि हमने देखा था कि हिटलर ने कई सारे प्रोमिसेस किए थे जर्मनी की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए और वो उन पर काम भी करता है। वो क्या करता है कि एक इकोनॉमिस्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है जिसका नाम था जाल्मर साचेट। हिटलर उससे कहता है कि जाओ और जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारो। तो इसके लिए जाल्मर साचेट दो चीजों को एम करता है, पहली फुल प्रोडक्शन और दूसरी फुल एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो इसके लिए लोगों की जरूरत होगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट फंड देती थी और इसी प्रोजेक्ट की बदौलत जर्मनी के अंदर सुपर हाईवेज और वॉक्सवैगन जैसी कार आ पाई थी। हिटलर ने कई सारी चेंजेस किए फॉरेन पॉलिसीज के अंदर, जैसे कि 1933 में हिटलर जर्मनी को विड्रॉ कर लेता है लीग ऑफ नेशन से। रायलैंड जो कि छीन लिया गया था जर्मनी से, उसे वापस रीऑक्यूपाइड कर लिया। हिटलर ने 1938 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक कर दिया बाय द स्लोगन ऑफ वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर। तो दोस्तों ये कुछ चेंजेस थे जो कि हिटलर ने किए थे फॉरेन पॉलिसीज के अंदर। इसके बाद हिटलर छोटी छोटी जगहों को कब्जाना शुरू कर देता है, जैसे कि वो सबसे पहले कब्जा करता है सुदंतन लैंड पे। अब दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले आपको एक इकोनॉमिस्ट के बारे में बताया था जो कि जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने में लगा हुआ था। जी हाँ बिल्कुल, उसका नाम था जाल्मर साचेट। तो जो ये जाल्मर साचेट था वो इकोनॉमिस्ट के साथ साथ एक अच्छा एडवाइजर भी था। तो ये हिटलर से कहता है कि जहाँ तुम्हें देश की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के बारे में सोचना चाहिए, वहां तुम दूसरे देशों के साथ लड़ाई झगड़े में लगे हुए हो। तुम्हें ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहिए इन सब चीजों में। हिटलर को ये बात पसंद नहीं आई। हिटलर के मंसूबे एकदम क्लियर थे कि उसको वॉर ही लड़ना था। हिटलर का मानना ये था कि मैं अपनी कंट्री में डेवलपमेंट क्यों करूं जबकि मैं किसी और डेवलप्ड कंट्री पर कब्जा कर सकता हूं। जाल्मर साचेट को हिटलर की ये बातें पसंद नहीं आई, इसलिए वो हिटलर का सपोर्ट छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। और जो हिटलर होता है वो इकोनॉमिक क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए वॉर लड़ना शुरू कर देता है। ऑन 1 सितंबर 1939 जर्मनी पोलैंड पर हमला कर देती है और साथ में उस पर कब्जा भी कर लेती है। ये देखकर फ्रांस और इंग्लैंड को अच्छा लगा और वे साथ मिल जाते हैं और यहीं से जर्मनी के साथ जंग छिड़ जाती है और यहीं से स्टार्ट हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फिर सितंबर 1914 में एक ट्रिपटाइट पैक्ट साइन होता है जिसमें दो कंट्रीज वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए जर्मनी के साथ आ जाती हैं और वो कंट्रीज थी इटली और जापान। मतलब एक तरफ हो गए थे फ्रांस और इंग्लैंड और दूसरी तरफ थे जर्मनी, इटली और जापान। अब दोस्तों मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर। जैसे मान लो ये जर्मनी है, ये इंग्लैंड है और ये सोवियत यूनियन है, मतलब रसिया है। अब दोस्तों होता क्या है कि जून 1941 में हिटलर सोवियत यूनियन पर अटैक कर देता है। ये हिटलर का बहुत ही बुरा डिसीजन था। क्यों था? क्योंकि अब जर्मनी वेस्टर्न बॉर्डर पर ब्रिटिश बॉम्बिंग को झेल रहा था और इधर ईस्टर्न बॉर्डर पर सोवियत आर्मी को। तो जो ये सोवियत आर्मी होती है वो जर्मन आर्मी को स्टेलिनग्राड पे बहुत ही बुरी तरीके से हराती। वहीं दूसरी ओर जो यूएसए था वो वर्ल्ड वॉर सेकंड लड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि जो इकोनॉमिक क्राइसिस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण यूएसए को भुगतने पड़े थे वो उन्हें दोहराना नहीं चाहता था। इसलिए यूएसए वर्ल्ड वॉर सेकंड से दूर ही रहना चाहता था। बट यूएसए अपने आप को रोक नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि जो जापान होता है वो ईस्ट की तरफ कंटिन्यूसली अपनी पावर एक्सपेंड करता चला जा रहा था। उसने इंडो चाइना पर भी कब्जा कर लिया था। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन होता क्या है कि जापान यूएसए के एक नेवल बेस पर अटैक कर देता है जिसका नाम था पर्ल हार्बर। इस बात से यूएसए को गुस्सा आ जाता है और यूएसए 8 दिसंबर 1941 को ना चाहते हुए भी वॉर में एंट्री मार देता है और यूएसए की एंट्री के साथ ही वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो जाता है। क्योंकि एक बात तो हम सभी लोग जानते ही है कि यूएसए आज भी बहुत शक्तिशाली है और पहले भी बहुत शक्तिशाली था। वर्ल्ड वॉर सेकंड मई 1945 में दो चीजों के साथ खत्म होता है। पहली जर्मनी की हार के साथ और दूसरी हिरोशिमा पर एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट के साथ।
तो दोस्तों जितनी भी तबाही मची थी उसका सबसे बड़ा कारण था हिटलर। वर्ल्ड वॉर सेकंड का कारण भी हिटलर ही था और उसकी वजह से जो लाखों मासूम लोगों की जानें गई थी उसका कारण भी हिटलर ही था। हिटलर ने सब कुछ खो दिया था, लोगों का भरोसा, अपनी पावर, अपना देश। इसलिए वो बर्लिन के एक बंकर में अपने परिवार के साथ सुसाइड कर लेता है और उनके साथ उनके प्रोपोगेंडा मिनिस्टर और गोबेल्स भी सुसाइड कर लेते हैं। और दूसरे चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें हेलमुथ के पापा सुसाइड कर लेते हैं। तो वो सुसाइड इसलिए करते हैं क्योंकि वो भी नाजी पार्टी के सपोर्टर थे, मतलब हिटलर के सपोर्टर थे। मई 1945 तक जर्मनी सरेंडर कर देती है और अलाइज पावर जीत जाती है। इसके बाद न्यूरेनबर्ग जर्मनी में एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल स्टेब्लिश होता है, मतलब एक तरीके का कोर्ट स्टेब्लिश होता है जिसमें अलाइड पावर्स जैसे कि फ्रांस, यूके, यूएसए और सोवियत यूनियन, मतलब जो भी जीते हुए देश थे, वो वॉर क्रिमिनल्स को सजा दे रहे थे। और वॉर क्रिमिनल्स कौन थे? जो नाजी पार्टी के लोग थे, मतलब जो हिटलर के सपोर्टर थे। नाजी पार्टी के लोगों ने कई सारे क्राइम किए थे, जैसे कि क्राइम अगेंस्ट पीस, वॉर क्राइम, और जो सबसे बुरा वाला जो क्राइम किया था वो था क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मतलब इन्होंने लाखों मासूम लोगों पर अत्याचार किया था। अत्याचार तो छोड़ो, इन्होंने तो उन्हें मार ही दिया था। नाजी पार्टी के लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 की आड़ में 6 मिलियन जूस को मारा था, 2 लाख जिप्सीज को मारा था, 1 लाख पुलिस सिविलियंस को मारा था और 70,000 जर्मन्स को मारा था जो कि फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड थे। तो इसके लिए जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल था उसने केवल 11 लोगों को ही मौत की सजा सुनाई, बाकी सभी लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इन्होंने जैसा लोगों के साथ किया था उसके कंपैरिजन में ये सजा इनके लिए बहुत ही ज्यादा कम थी। नाउ वी टॉक अबाउट नाजी आइडियोलॉजी, मतलब नाजी लोगों की आइडियोलॉजी कैसी थी। इसको हम हिटलर की आइडियोलॉजी भी कह सकते हैं क्योंकि नाजी लोग थे तो हिटलर के ही सपोर्टर। तो जो नाजी लोग थे उन्होंने सोसाइटी के अंदर रेशियल सेग्रीगेशन करके रखा था, मतलब काफी ज्यादा भेदभाव करते थे लोगों के बीच में। जर्मनी के अंदर टॉप प्रायोरिटी ऐसी लोगों को दी जाती थी जिनकी ब्लू आइज होती थी और ब्लॉन्ड हेयर होते थे। ऐसे लोगों को जर्मनी में नॉर्डिक आर्यन बोला जाता था, मतलब इनका लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस ज्यादा होता था औरों के कंपेरिजन में, ऐसा नाजीज मानते थे। और अगर हम बात करें सबसे लोअर लोगों की तो वो थे जूइस। जूइस लोगों को जर्मनी के अंदर वीक माना जाता था और ना ही जूइस लोगों को कोई इंपोर्टेंस दिया जाता था। और दोस्तों हिटलर और नाजी लोगों को भी सबसे ज्यादा नफरत जूइस लोगों से ही थी। तो ऐसा क्यों था? इसके कई सारे कारण थे। पहला कारण ये था कि जूइस लोगों को जीसस क्राइस्ट का किलर माना जाता था। दूसरा रीजन ये भी माना जाता था कि जूइस लोग अदर जर्मन लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट पर लोन देते थे और जो हिटलर था वो पर्सनली भी हेट करता था जूइस लोगों को। इसलिए नाजी लोगों ने जूइस लोगों को बायकॉट करना शुरू कर दिया। नाजी लोगों ने उनके साइनागोजियस को जला दिया, मतलब जहां पर वो पूजा करते थे उन स्थानों को जला दिया। गवर्नमेंट जॉब से जूइस लोगों को निकाल दिया गया और उनके घरों तक को भी जला दिया गया और धीरे धीरे हिटलर ने इनको मारना शुरू कर दिया। हिटलर काफी ज्यादा मास किलिंग करता था, मतलब एक बार में कई सारे जूइस लोगों को मार देता था। और तुम्हें पता है हिटलर लोगों से क्या कहता था कि मैं मास किलिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं इन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। अब वो ऐसा क्यों कहता था? क्योंकि हिटलर का मानना ये था कि अगर हमें बहुत ही अच्छी सोसाइटी चाहिए और हेल्थी सोसाइटी चाहिए तो हमें इस तरीके के अनडिजायरेबल लोगों को मार देना चाहिए, ऐसा हिटलर का मानना था। और तुम्हें पता है हिटलर का जो मारने का तरीका था वो अलग ही प्रकार का था। वो बहुत ही भयानक तरीके से मारता था लोगों को। वो क्या करता था कि लोगों को एक गैस चैम्बर में बंद कर देता था, फिर उन पर जहरीली गैसें छोड़कर उनको मार देता था। हिटलर जूस लोगों को फोर्स करता था घेटोस में रहने के लिए, मतलब एक ऐसे इलाके में रहने के लिए जहाँ पर काफी ज्यादा गंदगी रहती थी, कीचड़ रहता था, बीमारियां फैलती थी, लोग मर रहे थे वहां पर, मतलब काफी ज्यादा इन्फेक्टेड एरिया था। ऐसे एरिया में हिटलर फोर्स कर रहा था जूस लोगों को रहने के लिए और जो उसकी बात नहीं मानता था उसे गैस चैम्बर में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था। अब दोस्तों जो हिटलर था वो बच्चों को भी टारगेट करता था क्योंकि उसे पता था कि बच्चे फ्यूचर है इस कंट्री का। और हिटलर ये बात भी जानता था कि बच्चे किसी भी चीज को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं एज कम्पेयर टू अदर। क्योंकि आप खुद ही सोचो कि बच्चों को अगर बचपन से यही सिखाया जाएगा कि हिटलर तुम्हारा भगवान है, तुम्हें उनकी पूजा करनी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बड़े होकर भी हिटलर को भगवान ही मानेगा। तो इसके लिए हिटलर सारे स्कूलों से ज्यूइश टीचर्स को हटवा देता है और बच्चों को भी सेग्रीगेट कर देता है, जिसमें ज्यूइश को अलग कर दिया जाता है और जर्मन्स को अलग कर दिया जाता है। अब ज्यूइश ना ही जर्मन्स के साथ खेल सकते थे और ना ही साथ में बैठ सकते थे और बाद में ज्यूइश किड्स को स्कूलों से बाहर भी कर देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हिटलर क्या करता है कि स्कूलों की किताबें ही बदलवा देता है। उन किताबों में केवल नाजी आइडियोलॉजी भरी पड़ी थी जिससे भी बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी सिखा सके। अब स्कूलों में यही सब सिखाया जा रहा था कि ज्यूइश को हेट करो, हिटलर और नाजी पार्टी को सपोर्ट करो, सल्यूट करो उनको और हमेशा लॉयल रहो उनके प्रति। इस तरह की बातें स्कूलों में सिखाई जाने लगी। इसके अलावा हिटलर कई सारी यूथ ऑर्गेनाइजेशन भी चलाता था जिससे
जिससे वो किड्स के अलावा यूथ को भी टारगेट कर सके। अब हिटलर टारगेट कैसे करता था देखो, तो जो बच्चे 10 से लेके 14 साल की उम्र के होते थे उन्हें जंग वॉक में भर्ती कर दिया जाता था। जंग वॉक बेसिकली हिटलर का ही एक ऑर्गेनाइजेशन था जहां पर बच्चों को आइडियोलॉजिकल और फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी। आफ्टर जंग वॉक जैसे ही वो बच्चा 14 साल का हो जाता था उसे एक और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना पड़ता था जिसका नाम था नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो 1922 में बनाई गई थी। इस ऑर्गेनाइजेशन को हिटलर यूथ भी बोला जाता था। इसमें भी वही सब सिखाया जाता था जो हिटलर चाहता था, जैसे कि जूस से नफरत करो, अनडिजायरेबल लोगों से दूर रहो, वॉर और वायलेंस करना सही है, हिटलर की पूजा करो और हमेशा हिटलर के प्रति लॉयल रहो। इस तरीके की चीजें सिखाई जाती थी। और फिर जैसे ही वो बच्चा 18 साल का हो जाता था तो उसे लेबर सर्विसेज में भेज दिया जाता था। फिर उसके बाद उसे आर्मी ज्वाइन करा दी जाती थी। अब दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर हिटलर वुमन के बारे में क्या सोचता था। हिटलर ऐसा मानता तो था कि मदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीजन है। इनफैक्ट उसने 1933 में एक बार बोला भी था कि इन माई स्टेट द मदर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सिटीजन। बट रियलिटी में वो सारी माओ को एक समान नहीं मानता था। जो माए जूस और अनडिजायरेबल बच्चों को जन्म देती थी उन्हें पनिश किया जाता था, और जो डिजायरेबल बच्चों को जन्म देती थी उन्हें रिवॉर्ड दिया जाता था। उन्हें हर चीज में कंसेशन मिलता था, यानी कि डिस्काउंट मिलता था। इसके अलावा उन्हें अवार्ड्स भी मिलते थे ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन द मदर गिव्स बर्थ। अगर कोई माँ 4 बच्चों को जन्म देती थी तो उन्हें ब्रॉन्ज क्रॉस मिलता था, और अगर कोई माँ 6 बच्चों को जन्म देती थी तो उन्हें सिल्वर क्रॉस मिलता था, और अगर कोई माँ 8 बच्चे या उससे ज्यादा बच्चों को जन्म देती थी तो उन्हें गोल्ड क्रॉस मिलता था। अब दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर जर्मनी के लोग क्या सोचते थे नाजी पार्टी के बारे में और उनकी आइडियोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों जर्मनी के अंदर ज्यादातर लोगों ने ऐसा मान लिया था कि नाजी आइडियोलॉजी अच्छी है, और वो भी जूस लोगों से नफरत करने लगे थे। बट कुछ लोग ऐसे भी थे जो नाजी आइडियोलॉजी से प्रभावित नहीं थे, उन्हें ये गलत लगती थी, बट वे कुछ कर नहीं पाते थे। ना ही वे प्रोटेस्ट कर सकते थे और ना ही वे आवाज उठा सकते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि हिटलर उनका वही हाल करेगा जो जूस का होता आया है। नाजी लोगों ने मीडिया का काफी ज्यादा अच्छा इस्तेमाल किया था जूस के अगेंस्ट हेट्रेड फैलाने के लिए। नाजी लोग ऐसे पोस्टर बनवाते थे जिनमें जूस लोगों को ऐसा ईवल दिखाया जाता था। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया था जूस लोगों को बुरा दिखाने के लिए। इनफैक्ट उन्होंने तो कई सारी फिल्म भी टेलीकास्ट करवाई जिससे जर्मनी के अंदर जूस के प्रति हेट्रेड और बढ़ जाए। ऐसी एक फिल्म थी जिसका नाम था एटर्नल जूस, जिसमें जूस लोगों को बहुत ही बुरा दिखाया गया था। एक चार्लोट ब्रेड नाम की एक लेडी थी जिन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द रीच ऑफ थर्ड ड्रीम। इस किताब में बताया गया है कि जूस लोगों को नाजी जर्मनी में कैसा लगता था, वो कैसा फील करते थे और उन पर कैसे कैसे अत्याचार होते थे। जूस लोग चाहते थे कि जो हमारे साथ हुआ है वो सारी दुनिया को पता चले, इसलिए जब वो मर रहे थे तब उन्होंने कुछ ना कुछ सुराग छोड़े थे ताकि दुनिया को भी पता चल सके कि हिटलर ने जूस लोगों के ऊपर कितना जुल्म किया था। बाद में ये सच सारी दुनिया को पता चलता है, तब हिटलर की, नाजी लोगों की और उनकी आइडियोलॉजी की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होती है। इनफैक्ट उनको सजा भी मिलती है। बट वही बात घूम करके आती है कि जो दर्द जूस लोगों ने झेला था और हिटलर ने इनको दिया था उसके कंपैरिजन में इनको बहुत ही कम सजा मिली थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चाहो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसी क्लास 9 की वीडियोस आगे देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।